यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग हर साल परीक्षा करवाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में सिविल सर्विसेज एग्जाम कहा जाता है। 2019 में हुई परीक्षा के रिजल्ट अभी आए हैं और हर साल की तरह इस बार भी टॉप करने वाले, अच्छी रैंक लाने वाले लोग खबरों में छाए हुए हैं। लेकिन ये रैंक डिसाइड कैसे होती है यूपीएससी में? कौन कौन सी रैंक वाले को आईएएस बनने को मिलता है? कौन से वाले आईपीएस बनते हैं? क्या कोई खास रैंक पहले से तय होती है कि इस रैंक तक वाले को आईएएस या आईएफएस बनने को मिलेगा? ये सब हम एक एक करके समझेंगे आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। इससे पहले कि हम रैंकिंग समझें, पहले ये क्लियर करेंगे कि यूपीएससी एग्जाम में होता क्या है, ताकि आपको सब कुछ साफ साफ समझ आ जाए। कुल मिलाकर 24 सर्विसेज होती हैं जिनके लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाता है। ये दो कैटेगरी में बटी होती है, एक होती है ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरी कैटेगरी होती है सेंट्रल सर्विसेज। इसमें जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज है। इनमें जो लोग चुने जाते हैं उनको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कैडर दिया जाता है। सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज होती हैं। ग्रुप ए सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी इनकम टैक्स वाली पोस्ट, इंडियन रेलवे सर्विस यानी आईआरटीएस और आईआरपीएस और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी आईआईएस जैसी सर्विसेज आती हैं। ग्रुप बी में आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विस, पौंडीचेरी सिविल सर्विस, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल और पुलिस सर्विस जैसी सर्विस आती हैं। जो लोग एग्जाम्स देते हैं उन लोगों को दो एग्जाम्स देने होते हैं। पहला प्रीलिम्स यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम, इसमें दो पेपर होते हैं 2-2 घंटे के। पहले पेपर के नंबरों के आधार पर कट ऑफ तैयार होती है उन लोगों की जो मेन एग्जाम लिखते हैं। दूसरा पेपर यानी सीसैट क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी इसमें सिर्फ 33% नंबर चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। जैसे 200 नंबर का पेपर है तो 67 नंबर इसमें लाना जरूरी है। एक छोटी चीज जिसका ध्यान रखना जरूरी है वो ये कि पहले पेपर में अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है लेकिन सेकेंड पेपर में आप क्वालिफाई करने लायक नंबर नहीं लाते तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं माना जाएगा। ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, दो अलग अलग शिफ्ट्स में। फिर आते हैं मेन एग्जाम्स। आपने क्लियर कर लिया प्रीलिम्स, मेरिट लिस्ट में आ गए, अब आपको देना होगा मेंस का एग्जाम। कई लोग तो मेंस लिखने को भी बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह बताते हैं। वैसे ये एग्जाम होता भी ऐसा ही है, मतलब एक पूरे साल का कोटा इसी एग्जाम में पूरा हो जाता है। सबसे पहले 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, यानी दोनों में अलग अलग 33% नंबर लाने जरूरी है। हालांकि इनके नंबर मेरिट लिस्ट बनाने में काउंट नहीं होते। ये 3 घंटे के पेपर्स होते हैं, एक इंडियन या रीजनल लैंग्वेज और दूसरा इंग्लिश। इसके बाद एक निबंध का पेपर होता है, 3 घंटे में 2 निबंध लिखने होते हैं। इन दोनों निबंधों को लिखने के लिए अलग अलग टॉपिक मिलते हैं जिनमें से आप अपनी पसंद का टॉपिक चुन सकते हैं। फिर आते हैं 4 जनरल स्टडीज के पेपर, सभी 3-3 घंटे के। एक दिन में 2 से ज्यादा पेपर नहीं हो सकते तो इनकी उसी हिसाब से टाइमलाइन बनाई जाती है। पेपर का विस्तार देखकर थक गए? थकिए मत, अभी और सीन बाकी है। इस सब के बाद आखिर में ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें 2 एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये वो सब्जेक्ट होता है जो आप अपने लिए चुनते हैं। हिंदी में इनको वैकल्पिक विषय कहा जा सकता है। लैंग्वेज पेपर्स को छोड़कर बाकी सभी पेपर्स के नंबर जोड़े जाते हैं और मेरिट लिस्ट तैयार होती है। कुल मिलाकर 27 घंटे का ये एग्जाम आमतौर पर 5 से 7 दिन में खत्म होता है। इन दिनों के बीच अगर कोई इतवार या नेशनल छुट्टी आ गई तो उसकी छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद मेंस का रिजल्ट आता है और पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसे पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर रिजल्ट तैयार होता है, फिर फाइनल रैंकिंग आती है। अब हम आ गए हैं रैंकिंग्स पर। तो ये रैंक्स कैसे तय होती हैं? ये तो सबसे पहले वैकेंसी पर निर्भर करता है कि उस साल कितनी वैकेंसीज निकली हैं किसी पोस्ट के लिए और अलग अलग कैटेगरी में लोगों ने कौन सा ऑप्शन चुना है। कैटेगरी का मतलब जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, या फिर वो जो आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी में आते हैं। जो भी व्यक्ति एग्जाम देता है वो पहले ही अपनी प्रेफरेंस क्लियर कर देता है मेन एग्जाम के फॉर्म भरते समय कि उसकी पहली प्रेफरेंस आईएएस है, आईएफएस है या आईपीएस है। फिर मेरिट लिस्ट निकलती है, उस हिसाब से जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं वो आईएएस, आईएफएस बनते हैं। अगर उनकी प्रेफरेंस यही हो तो उसके बाद धीरे धीरे घटते हुए मार्क्स के साथ आगे की पोस्ट भी मिलती जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 100 पोस्ट की वैकेंसी है और उसमें आईएएस के लिए 3 रिक्तियां हैं
तो टॉप के 30 लोगों को ही आईएएस मिलेगा। ये भी हो सकता है कि उन टॉप के 30 लोगों में से किसी की प्रेफरेंस कुछ और हो, जैसे आईपीएस या आईआरएस। तो ऐसे मेरिट में थोड़ा पीछे रहे लोग अगर अपना प्रेफरेंस आईएएस रखते हैं तो ऑब्वियसली पोस्ट उन्हें मिल जाती है। इस तरह थोड़ी पीछे के रैंक वाले लोग भी ऊपर की सर्विसेज पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2018 के रिजल्ट्स जो थे पिछले वाले, उसमें क्या हुआ था, रिजल्ट्स अनाउंस होने तक 812 वैकेंसी थी। जनरल कैटेगरी में जिस आखिर व्यक्ति को आईएएस की पोस्ट मिली उसकी रैंक 92 थी। आईएफएस सर्विस मिलने वाले आखिरी व्यक्ति की रैंक जनरल में 134 थी। आईपीएस की पोस्ट के लिए आखिरी रैंकिंग 236 तक गई थी। यानी अगर सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी में 70 रिक्तियां हैं आईएएस के लिए, तो टॉप 90 से 95 तक के लोग रैंक वाले भी सामान्य वर्ग में आईएएस बन सकते हैं। यही चीज आईपीएस, आईएफएस और सभी सर्विसेज के लिए लागू होती है। रैंकिंग पाना कितना मुश्किल है? हर साल वैकेंसीज की संख्या अलग अलग होती है। 2005 में 457 वैकेंसीज से लेकर 2014 में 1364 वैकेंसीज तक थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है सीट्स में, लेकिन एग्जाम देने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। यूपीएससी हर साल वैकेंसी के हिसाब से ही मेंस एग्जाम और इंटरव्यू देने वालों की संख्या तय करता है। जैसे 100 पोस्ट की वैकेंसी है तो तकरीबन इसके 12-13 गुना लोग मेन एग्जाम लिखने के लिए चुने जाएंगे प्रीलिम्स में से, और फिर करीब 250 लोग इंटरव्यू के लिए चुने जाएंगे। इनमें से फिर फाइनल रैंकिंग की लिस्ट के लिए लोग चुने जाएंगे। ये सिर्फ एक उदाहरण है ताकि आइडिया आपको लग सके कि रैंकिंग के लिए कितना कंपटीशन तगड़ा होता है। आप इस जानकारी में अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप मुझे अपना फीडबैक भी ईमेल कर सकते हैं thelallantopp@gmail.com पर। यह जानकारी आपके लिए लाई थी प्रेरणा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।